Coming to the second part of this chapter, now let's discuss about the generation and conduction of nerve impulse. न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है। डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पर। ये आयन चैनल्स है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयन्स। ठीक है, जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है या फिर वो रेस्टिंग स्टेट में होता है तो एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है टू द पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। रेस्टिंग स्टेट की कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है टू द पोटेशियम आयन एज़ कम्पेयर टू द सोडियम आयन या फिर नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। सिमिलरली उसी तरीके से मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है टू द नेगेटिव चार्ज जो एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। नेगेटिवली चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? एक्सोप्लाज्म के अंदर। मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट की कंडीशन में इम्परमिएबल होती है टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन। तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम आयन की क्योंकि इंट्रासेल्यूलर कैटायन है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, और लो कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर? सोडियम आयन। लो कंसंट्रेशन होती है सोडियम आयन की किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? एक्सोप्लाज्म की। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर हमने देखा हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन की, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें तो फ्लूइड जो एक्सॉन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है उसमें पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, हाई कंसंट्रेशन में सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से क्या बन जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आयनिक ग्रेडियंट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस है ये मेंटेन किए जाते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, these ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by sodium potassium pump which transport 3 sodium outward from 2 potassium into the cell। ये आयनिक ग्रेडियंट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट है इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस का इसको मेंटेन किया जाता है आयनिक ग्रेडियंट को, जिसमें क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप जो ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम आउटवर्ड, जिससे 2 पोटेशियम कहाँ आते हैं? सेल के अंदर। तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे सेल के। ऐसे रिजल्ट निकल के आता है उससे क्या होता है? आउटर सरफेस एक्सोनल मेम्ब्रेन की पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और नेगेटिवली, और इनर सरफेस वाइल इट्स इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। तो पूछा था ना ऊपर कि मेम्ब्रेन की एक्सोनल मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज्ड होती है, तो आयनिक ग्रेडियंट की वजह से ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हुई रहती है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। You might be curious to know about the mechanism of generation of the nerve impulse and its conduction along an axon। काफ़ी क्यूरियोसिटी हो सकती है इस बारे में कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, क्या मैकेनिज़्म है उसका, और साथ में किस तरीके से एक्सॉन के अलॉन्ग ये कंडक्शन होता है इम्पल्स का। जब कोई स्टिमुलस आता है एट अ साइट, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की पॉइंट ए फिगर में दिखा रखा है, पॉइंट ए पर कोई स्टिमुलस आता है। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इस पर कोई स्टिमुलस आता है। फिर उसके बाद when a stimulus applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A become freely permeable to sodium ion। अब क्या होगा, जो पहले मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट की कंडीशन में इम्परमेबल थी टू द सोडियम आयन, नाउ ये क्या हो जाएगी? फ्रीली परमेबल हो जाएगी टू द सोडियम आयन जब कोई स्टिमुलस अप्लाइड होता है, जब कोई स्टिमुलस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर आता है। इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स होता है और जिससे जो ए साइड पर पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। आउटर surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side become positively charged।
जो आउटर सरफेस होगी अब वो क्या हो जाएगी निगेटिवली चार्ज, और जो इनर साइड होगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और पहले रेस्टिंग स्टेट में कंडीशन में क्या था, जो इनर साइड थी वो निगेटिवली चार्ज थी और जो आउटर साइड थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी। तो हमने देखा जैसे स्टिमुलस आता है सोडियम आयन की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और सोडियम का इनफ्लक्स रैपिडली इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी में रिवर्सल हो जाता है। आउटर सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाती है और इनर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। आउटर निगेटिव और इनर पॉजिटिव, और जैसे इसका रिवर्स किसमें था रेस्टिंग स्टेट कंडीशन में। तो जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है जो साइड ए ये रिवर्स हो जाती है और हंस डीपोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस साइड ए पर है उसको क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और उसको विच इज़ इनफैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, जिसको नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। एट द साइड इमीडिएटली अहेड, थोड़ा सा उस साइड के अगर बिल्कुल आगे देखेंगे तो जैसे साइड बी की बात करें, एग्जांपल साइड बी, ये यहाँ पे ए था और इससे आगे फिर बी है। ठीक है, तो बी की बात करें हम तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एट द साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज ऑन द आउटर साइड एंड अ निगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। ठीक है, यहाँ पे तो वही होगी पुराने वाले जैसे ग्रेडियंट था कि बाहर पॉजिटिवली चार्ज आउटर सरफेस पर है और निगेटिवली चार्ज इनर सरफेस पर है। तो एज अ रिजल्ट करंट फ्लो होगा फ्रॉम द इनर फ्लो ऑन द इनर सरफेस। As a result, current flows on the inner surface from side A to side B. इसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इनर सरफेस पर साइड ए से साइड बी में। इनर सरफेस की बात कर रहे हैं हम अंदर की तरफ, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, प्लस से माइनस। अब हमने देखा कि इनर सरफेस ए पर क्या थी पॉजिटिव थी टुवर्ड्स इनर साइड, और बी की इनर सरफेस क्या है वही पुरानी वाली मतलब निगेटिव। तो अंदर की तरफ जो करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, और फिर बाहर की तरफ टुवर्ड्स द आउटर साइड देंगे तो बी से ए की तरफ होगा आउटर साइड में। दैट मीन्स बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बी की आउटर साइड पॉजिटिव है और ए साइड पर जो आउटर सरफेस है वो क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ से बी से ए चला जाएगा। तो इनर देखेंगे, इनर साइड की बात करेंगे तो करंट का फ्लो ए टू बी हो रहा है और बाहर की तरफ देखें तो बी टू ए है। तो इस तरीके से ये एक क्लोज लूप भी बन जाता है, करंट का पूरे तरीके से साइक्लिक फ्लो होने लगता है। कहाँ चला गया, the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B. Thus impulse action potential generated at site A arrives at site B. Sequence repeat होता है along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. ये sequence repeat होता रहता है along the length of the axon और इस तरीके से impulse conduct हो जाता है। जो ये जो राइज है स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी में, जो सोडियम आयन की परमिएबिलिटी में एकदम से इंक्रीज़ आया था ड्यू टू द स्टिमुलाई, ये थोड़े से ही वक्त के लिए होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयन। फिर ये क्या होता है, पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी में एकदम से फिर इंक्रीमेंट होने लगता है, जो पहला था वही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम आयन की जो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम आयन डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम आयन क्या करेंगे, मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे टू द आउटसाइड और रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको रिस्टोर कर लेंगे एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ फाइबर, फिर दोबारा से फर्दर स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिव हो जाता है। आया समझ में? Now let's talk about the next heading, that is transmission and impulse. एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक जंक्शन के थ्रू, जिसे क्या कहता है साइनेप्स। साइनेप्स जो इसके साइनेप्स के अंदर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है वो किस किस की होती है, एक तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की होती है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है।
जो ये आपस में गैप, इन दोनों के बीच में गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो गैप है, अगर गैप प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो साइनेप्स की बात करें कि मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो गैप से सेपरेट भी हो सकती है और गैप से सेपरेट नहीं भी हो सकती है, वो गैप क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। दो तरीके के साइनेप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, दूसरा केमिकल साइनेप्स होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, वो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो कर सकता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज़ वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर थ्रू दीज साइनेप्सेस, अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू हो रहा है, वो सिमिलर होता है टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। एक सिंगल एक्सॉन का इम्पल्स कंडक्शन ले लें आप, और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अक्रॉस जो ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स को, उसको ले लें, तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज़ वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है। इम्पल्स ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के क्रॉस हो रहा है वो हमेशा फास्टर होता है देन केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे न्यूरल सिस्टम के अंदर काफ़ी रेयर होता है। केमिकल साइनेप्स में मेम्ब्रेन जो होती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वो फ्लूइड स्पेस से भरी होती है, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। केमिकल साइनेप्स पर मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की सेपरेट हुई रहती है बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। Do you know how the presynaptic neuron transmit an impulse action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन कराती है टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू? केमिकल जो अभी इसमें दिखा रखा है नीचे की किस तरीके से, इसका आंसर आपको नीचे दिख जाएगा। जो केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो इस ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हुए रहते हैं, ठीक है। इन साइनेप्स इम्पल्स के ट्रांसमिशन में, जो ये इम्पल्स के ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन साइनेप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करा रहे हैं, ट्रांसमिशन करा रहे हैं इम्पल्स का एट दीज साइनेप्सेस। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर क्या होता है, वेसाइकल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जब इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर अराइव होता है तो उससे क्या होता है, मूवमेंट होता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स का, कहाँ पर, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, वेयर, जहाँ पर वो फ्यूज़ कर जाती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर अराइव होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मूवमेंट, इससे क्या होगा, जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स का मूवमेंट है वो स्टिमुलेट हो जाता है मेम्ब्रेन की तरफ। वहाँ पर जाकर ये क्या करती है, साइनेप्टिक वेसाइकल फ्यूज़ कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और वहाँ पर क्या करती है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ करा देती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। अब जो ये रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होगा जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, और जो रिलीज़ हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है वो इन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाता है। इस बाइंडिंग की वजह से, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होते हैं, इस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयंस की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है, विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयंस की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है, जो नया एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ये जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।